स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक मित्रों 7 लेसन कंप्लीट इसके कर लिए हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा होगी 8वें अध्याय के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मेरी लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी यानी कंप्लीट जो इंडियन पॉलिटी आती है वो मेरे चैनल पर अभी चल रही है और सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। आप एक बार जा कर के मेरे लेक्चर्स को सुनिए। ठीक है, आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ मैंने जो है बहुत सरल शब्दों में आपको वहाँ समझाया है और आप जो है नोट्स भी वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए हमने चर्चा की पिछले अध्याय में हमारा जो शहर का प्रशासन होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फ्रेंड्स आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारी चर्चा होगी हमारा जो 8वां अध्याय है और 8वें अध्याय में हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करेंगे। ठीक है, यानी गांव में आजीविका कैसी होती है, कौन कौन से जो है लोगों को अधिकार मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर उनको जो है रहन सहन खान पान या सुख सुविधाएं कितनी मिलती है, तो उन सभी की आज हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम जान लेते हैं इस अध्याय में हम क्या चर्चा करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। बिल्कुल मित्रों, पहला ही अध्याय हमारा विविधता और समझ के बारे में था, मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, और ये आज हम चर्चा करने 8वें अध्याय के बारे में। ठीक है, और डिटेल से मित्रों हमने विविधता के बारे में डिस्कशन भी किया था। तो ये यहीं पे यह कह रहा है कि पहले अध्याय में हमने विविधता के बारे में जाना, हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधों पर असर पड़ता है। बिल्कुल मित्रों, हमने इस बात का डिस्कशन किया था कि अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति है शहर में चला जाता है तो वहाँ जो है जाकर के वो शहर की जो भी संस्कृति है उसमें घुल मिल जाता है और ग्रामीण जो संस्कृति है उसका भी वहाँ हमें जो है प्रचलन देखने को मिलता है, यानी एक मिश्रित संस्कृति वहाँ फिर उभर करके आती है। इसकी हमने वहाँ डिस्कशन भी किया था। ठीक है, आगे क्या कहता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे वहाँ की फसलों या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि गाँव में लोग किन विभिन्न तरीके से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पार्टों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इससे भी हम देखेंगे। यानी मित्रों इस पार्ट में हम इस बात का जो है चर्चा करेंगे, इस बात की हम डिस्कस करेंगे कि जो गाँव के जो लोग होते हैं उनकी आजीविका वो कैसे चलाते हैं। ठीक है, और आजीविका चलाने के लिए उनके क्या पास समान अवसर उपलब्ध हैं या उनके पास जो है सुख सुविधाएं इतनी नहीं है। तो इन सभी के बारे में आज के अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ जो कुछ हमें एक पिक्चर बताई जा रही है, उस पिक्चर के बारे में हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि ऊपर दी गई तस्वीर में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि इस तस्वीर में कौन कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो है यहाँ पे एक ठेले वाला है सब्जी बेच रहा है। ठीक है, और आगे हम चर्चा करें तो ये इमली का पेड़ है और इससे जो इमली इकट्ठी की जा रही है। और यहाँ पे मित्रों एक साइकिल वाला है और यहाँ पे जो एक किसान है खेती कर रहा है और यहाँ पे जो है एक नाव चला रहा है, जो यानी कि जो नाव में कुछ सवारी बैठी हुई है और उनको वो उनकी सैर करा रहा है। ठीक है, और खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है उनकी एक सूची बनाइए। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में भी लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 6th क्लास के बच्चों के लिए एक क्रियाकलाप बताया जा रहा है। आगे देखो हम यहाँ पे एक प्रसंग की चर्चा करेंगे, कौन सा प्रसंग आ रहा है डिस्कस करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कलपट्टू गांव है और उसकी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। देखो क्या कह रहा है, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। ठीक है, यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई तरह के काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना है। मित्रों तमिलनाडु में गांव है कलपट्टू और वहाँ किसान जो है खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो है वहाँ पे और भी लोग हैं और वो टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं या घड़े बनाते हैं या बैलगाड़ी और ईंटें भी बनाते हैं। ठीक है, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, दाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरफ दिखती है, उसमें आपको कई तरह की छोटी दुकानें दिखेगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफिन भी मिलता है।
यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा बोंडा या मैसूर पाक। यानी मित्रों क्या कह रहा है, कलपट्टू गांव है कि और उसमें किसान तो हैं ही, साथ ही साथ कुछ जो है गरीब वर्ग के लोग भी हैं, टोकरी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले। इसके अलावा जो है कुछ पेशेवर, यानी कुछ पेशेवर जो है लोग भी रहते हैं, जैसे नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, बुनकर हैं। तो ये जो है अपनी सेवाएं वहाँ देते हैं, और जो है वहाँ दुकानदार भी है, व्यापारी भी हैं, और दुकानें भी हैं, ठीक है। और छोटी दुकानें भी हैं, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान है, टिफ़िन की भी एक दुकान है जहाँ भोजन मिलता है सुबह का और शाम का, ठीक है। चाय की दुकान के पास, चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के घर शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। यानी मित्रों कुल मिलाकर यहाँ बात की जा रही है कि लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्र के, वो किस प्रकार से कामों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं, बस इसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। कुछ लुहार है, कुछ कुम्हार है, कुछ शिक्षक, धोबी, नाई है, साइकिल चलाने वाले हैं, कुछ भोजन बना के अपनी आजीविका चला रहा है, ठीक है। तो बहुत प्रकार के कामों के माध्यम से लोग जो है अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आगे देखो क्या प्रसंग आ रहा है। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो परिवार है ना वो किसानी करते हैं, खेती करते हैं और खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। और यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, ठीक है। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। मित्रों ये कह रहा है कि नारियल और कपास और गन्ने की भी वहाँ खेती की जाती है, और हम जो है कुछ लोगों से वहाँ मिलेंगे जो, यानी कि जो कौन से माध्यम से, किन कामों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, उसी के बारे में ये कह रहे हैं। देखो यहाँ पे धान की रोपाई की जा रही है, यानी धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है ना मित्रों। धान की रोपाई की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि किसान जो काम करते हैं ना मित्रों, आप विश्वास करोगे, और आप में से भी जितने व्यूअर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके भी परिवार वाले, आप भी जो है कई खेती करते होंगे, ठीक है। तो मित्रों जो काम होता है ना खेती का, बहुत मेहनती काम होता है, और मैं इस बात का, ठीक है, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ किसानों की, कि अगर मान लीजिए हमारे देश में किसान ना हो, और हमारे देश में क्यों, कहीं भी किसी भी देश में अगर किसान ना हो, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, और उस देश का जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो हम बात करते हैं, वो फिर नहीं रह जाता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वहाँ नहीं मिलता। और इसके अलावा मित्रों वहाँ पे अगर खाने के लिए नहीं रहेगा तो फिर उस लोकतांत्रिक सरकार का क्या महत्व, उसका औचित्य नहीं रह जाता, ठीक है। तो किसान जो काम करते हैं ना बहुत मेहनती काम होता है। और जो धान की रोपाई के बारे में कह रहे हैं कि धान की रोपाई जो हम करते हैं, वो किसान जो होते हैं वो ऐसे झुक कर के काम करते हैं, तो उनकी कमर जो है वो कमर तोड़ काम होता है, नहीं, कमर में उसको दिक्कत हो जाती है इस काम से। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कुछ कह रहे हैं। तुलसी की यहाँ बात की जा रही है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 22 एकड़ धान के खेत हैं, ठीक है। 22 नहीं मित्रों, यहाँ 20 एकड़ हैं, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है, हम सभी यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करोथमा काम की निगरानी करती है। तो मित्रों क्या कह रहा है कि एक तुलसी नाम की महिला है, ठीक है, और वो कह रही है कि रामलिंगम एक व्यक्ति है, उसकी ज़मीन पर मैं जो है काम करती हूँ, ठीक है, और उसकी जो पत्नी है उस काम की निगरानी रखती है, और जो है उसके पास जो है 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में काम करती थी। और ये कहता है कि रामलिंगम की जो पत्नी है वो उस काम की निगरानी रखती है, रामलिंगम की जो खेती है उसकी। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं तब जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। है ना मित्रों, कह रहा है, ये कह रही तुलसी नाम की महिला कह रही है कि धान की जो हम रोपाई करते हैं, और जो है धान की रोपाई हम करते हैं, उसके बाद जो है हमें कुछ मजदूरी मिलती है। और ये कह रही है कि धान की रोपाई होगी, उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाएगी ना, तो फसल बड़ी होने के बाद जो है रामलिंगम हमें फिर से बुलाएगा और उसकी निराई करेंगे। हम निराई गुड़ाई करने के बाद हम जो उसकी फिर बाद में कटाई भी करेंगे। जब मैं कम उम्र की थी, कह रहा है, जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से जो थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। मित्र क्या कही है तुलसी नाम की महिला कि मेरी जो है उम्र जब छोटी थी तो मैं जो है
अच्छी प्रकार से यानी लंबे समय तक काम कर पाती थी। लेकिन अब मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो मेरे को काम करने में दिक्कत आ रही है, पानी में जो है पैर डुबोने में दिक्कत होने लगी है। और ये कहती है कि मजदूरी मुझे कम मिलती है मेरे गांव से, फिर भी मैं जो है यहीं रामलिंगम के पास काम करने आती हूँ, क्योंकि रामलिंगम जो है एक भरोसेमंद व्यक्ति है और जो है वो मुझे ही व्यक्ति यानी मुझे ही वो काम पर बुलाएगा और जो है वो सस्ते दामों पर मजदूर ढूंढने के लिए अन्य गाँव में नहीं जाता। ठीक है, आगे फ्रेंड्स क्या करें, मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। तुलसी महिला कह रही है कि मेरा पति है वो भी एक मजदूर है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी मुझे लाना पड़ता है। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। यानी मित्रों, एक तुलसी नाम की महिला के माध्यम से एक प्रसंग है और उस प्रसंग के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि एक महिला है कि वो किस किस प्रकार से काम करती है, उसके पति ने क्या काम, उसका पति जो है कौन सा काम करता है और वो महिला और पति दोनों अपने परिवार का जो है पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं। तो कह रही है कि मैं तो जो है धान की रोपाई करती हूँ, कटाई करती हूँ और मेरा जो मजदूर मेरा पति है वो जो है क्या करता है कि खेतों में दवाई छिड़कता है। इसके अलावा जब खेतों में काम नहीं होता तो वो जो है पत्थर भी यानी खानों में काम भी करता है और जो है मैं सफाई भी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और पानी भी लेने जाती हूँ। और साथ ही साथ जो मेरा पति है वो मेरी मदद करता है काम बटाने में। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। यानी मित्रों, ये चित्र हमें दिया हुआ है और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुलसी जो है उसको साल भर कमाई का मौका मिलता है। ठीक है, तो मित्रों इससे हम पता लगा सकते हैं कि साल भर उसको कहाँ मौका मिल रहा है। एक तो मित्रों अगर अपन बात करें तो अगस्त में रोपाई हो रही है। ठीक है, अगस्त में रोपाई हुई, अगस्त के बाद जो है सितंबर अक्टूबर में निराई हुई। ठीक है, और निराई होने के बाद नवंबर में उसकी कटाई हुई और कटाई होने के बाद जो है मित्रों जून में जो है बीड़ा बनाना है, नहीं बीड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। तो मित्रों अगर हम देखेंगे ना तो 1 2 3 4 5 महीने तो उसके पास काम ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो है 7 महीने कुल मिलाकर के काम है। तो इस प्रकार से उसके पास जो है साल भर काम नहीं है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें तो देखिए क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। मेरी यानी तुलसी जो महिला है वो अपने परिवार के बारे में यहाँ चर्चा कर रही है। कह रही है हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं, दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। यानी मित्रों किस माध्यम से, किस प्रकार से एक परिवार अपने बच्चों को पालन पोषण करता है। ठीक है, और आप भी इस बात को हर बार यानी आप भी इस बात को समझिएगा कि एक परिवार जो होता है ना, एक परिवार में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों का कैसे पालन पोषण करते हैं। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि रामलिंगम जो है यानी क्या हुआ कि जो तुलसी नाम की महिला है उसकी 2 बेटियां हैं। एक बेटी बीमार पड़ी तो अस्पताल उसको ले जाना पड़ा, पैसा भी कर्जा हुआ, यानी पैसा भी उसको उधार लेना पड़ा, कर्जा हुआ और उस उधार को चुकाने के लिए ठीक है उसने क्या किया, अपनी गाय भी वहाँ उन्होंने बेच दी। आगे देखो क्या चर्चा हमें हमसे की जा रही है कि तुलसी के काम का विवरण दीजिए, ये रमन के काम से कैसे अलग है। यानी मित्रों तुलसी के काम की यहाँ बात की जा रही है कि रमन का काम तो दवाई छिड़कना है, वहीं तुलसी का जो काम है वो खेती करना है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है। नहीं मित्रों, इसका सीधा सा उत्तर है उनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार अगर है भी ना तो उनके पास वह उतनी योग्यता ही नहीं है कि वो उस रोजगार को कर सकें। ठीक है, तो मित्रों थक करके हार करके उनको जो है जो उनकी मजदूरी मिलती है उस मजदूरी पर उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, और मित्रों जो हमारी कृषि है उसमें प्रचंड बेरोजगारी भी हमें देखने को मिलती है कि मित्रों क्या होता है, काम धंधा है नहीं तो एक परिवार है उस सारे परिवार के सदस्य खेती में काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती है, वहाँ खेती और मजदूर किस तरह का काम करते हैं, तो ये आपको बताना है। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, बिल्कुल अलग होते। आजीविका के तरीके उसके अलग होते। उसकी कमाई अगर मान लीजिए अगर बढ़ती, आमदनी उसकी ज़्यादा होती तो उसके पास और भी रोजगार होते, उसको जो ज़्यादा सुख सुविधाएँ मिलती। ठीक है, उसको जो है जो उधार उसने पैसा किया था वो उसको उधार पैसा करना नहीं पड़ता, और उसको जो गाय उसको उसने बेची तो वो गाय भी उसको बेचनी नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से उसको जो है सुख सुविधाएँ ज़्यादा उसको मिलती और उसको जो है किसी दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। ठीक है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार को बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से
कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा बस पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि तुलसी की कहानी के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि एक परिवार में एक महिला कितना काम करती है, कि पानी लाती है, जलावन की लकड़ी भी लाती है, पशुओं को चराने भी जाती है, ठीक है, घर परिवार का काम भी करती है, खेती भी जाने करती है, काम भी करती है, ठीक है, कपड़े भी धोती है। तो इस प्रकार से बहुत से वो काम करती है और फिर भी जो है मित्रों उसके काम को जो है हम गिनते नहीं है। यानी कृषि एक ऐसा विषय है मित्रों, कृषि हम करते हैं ना, तो आज भी ये विडंबना है कि महिलाएं जो कृषि में काम करती है उस कृषि को काम को हम कृषि में शामिल नहीं करते। यानी मित्रों अलग से हम यह नहीं दिखाते कि हाँ महिला ने इस कृषि में, इस खेती में इतनी जो है आमदनी की, ठीक है, तो पुरुष के नाम पर ही हम फिर भी उसकी आमदनी को दिखाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार से गुजारा एक परिवार करता है और फिर भी जो है अच्छे से उसका गुजारा नहीं होता, फिर भी उसको जो है जो उसको मजदूरी मिलती है उस मजदूरी पर उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको आजीविका अपनी चलानी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आगे देखो क्या कह रहा है हमसे, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है। यानी हमारे देश में ग्रामीण जितने भी परिवार हैं उसमें से 40% तो ऐसे हैं जिनके पास जो है खेती नहीं है, यानी उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन वो मजदूर हैं और करते हैं खेती दूसरों की ज़मीन पर। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। मित्रों कई बार उनको काम नहीं मिलता तो वो जो है फिर प्रवासी मजदूर बन जाते हैं और किसी दूसरे जगह पर जाकर के वो काम करते हैं और जितना उनको वेतन वहाँ दिया जाता है उनको जो है वो लेना पड़ता है। अब मित्रों यहाँ शेखर की कहानी के माध्यम से हमें कुछ समझाया जाएगा, तो उसकी प्रसंग की हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ, ठीक है। यानी मित्रों शेखर की कहानी है और कह रहा है कि हमारे पास जो है ज़मीन है, ठीक है, हमें जो है धान की हमने कटाई की है और अभी हम जो है इस धान को घर लेकर जाएंगे। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है और हम क्या करते हैं खुद ही हमने हमारी खेती जो ज़मीन है उस पर खेती कर लेते हैं और कई बार हम क्या करते हैं कटाई के समय जो दूसरे किसान होते हैं उनकी मदद ले लेते हैं। और देखो मित्रों क्या करें, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देता है। मुझे इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने इस किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है और कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा, इनमें से तो कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में ले जाऊंगा, ठीक है। मैंने यानी मित्रों शेखर क्या कर रहा है कि शेखर जो है खेती कर रहा है धान की, और उसने जो है धान की खेती करने के लिए उधार पैसा लिया, बीज लिया, खाद लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब मेरे को फसल मिलेगी 60 बोरी मेरे को जो है धान यहाँ से मिलेगा और 60 बोरी धान जब मेरे को मिलेगा तो उस धान में से मैं जो है अपना कर्जा चुका दूंगा और कुछ को जो है मैं अपने घर ले जाऊंगा। और मित्रों जो मैंने पैसा उधार लिया है तो जिसने मेरे को उधार पैसा दिया और बीज और खाद मैंने उससे लिए, तो उस व्यक्ति ने जो है मेरे पास जो है कुछ व्यक्ति भेजे, एजेंट भेजे कि जो है आपने जो पैसा उधार लिया है तो जो आप मेरे को ही यानी उसी व्यक्ति को आप धान बेचेंगे। यानी वो कह रहा है कि अगर मान लो मैं बाहर जाकर के धान बेचूं, बाजार में बेचूं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे जो है उसी व्यक्ति को जिसने मुझे उधार दिया है तो उसी व्यक्ति को मेरे को धान बेचना पड़ेगा। यानी मित्रों यहाँ पे जो है एक प्रकार से वो बंध गया है, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है जिसका दूध हम यहाँ की सहकारी समिति को बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। यानी मित्रों किस प्रकार से वहाँ जो है मित्रों हमने अभी चर्चा की तुलसी के बारे में और यहाँ शेखर के बारे में चर्चा की जा रही है कि तुलसी जो थी वो जो है एक काम करती थी खेती, ठीक है, और उसका जो पिता यानी उसका जो पति था वो मजदूर, वो भी बस एक काम करता था, यानी वो 2 काम करते थे। लेकिन मित्रों यहाँ शेखर जो है वो बहुत से यहाँ काम कर रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए। कौन कौन से, एक तो वह खेती करता है, साथ ही जो है वो मिल है उस मिल में काम करता है। इसके अलावा उसने जो एक गाय रख रखी है वो दूध देती है, तो उस गाय के दूध को वो सहकारी समिति में यानी वो डेयरी में बेच देता है। तो अलग प्रकार से यानी अलग अलग माध्यमों से वो जो है पैसे यहाँ पे अर्न कर रहा है, ठीक है। अब देखो मित्रों कर्ज की यहाँ बात आएगी कि कर्ज लेने पर क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिए जाते हैं।
यानी मित्रों कई बार क्या किसान जो होते ही हैं वो कर्ज लेते ही हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। और मित्रों भारत सरकार ने हाल ही में ये सही भी किया कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके माध्यम से 3 किस्तों में सरकार ने किसानों को जो है 6,000 रुपये उपलब्ध करवाए हैं। तो ये अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, जिसके माध्यम से किसानों की और भी आय बढ़ती है। और जो किसान खाद बीज कीटनाशकों के लिए जो पैसा उधार लेते थे, बेशक पैसा बहुत कम है, लेकिन मित्रों जितना भी पैसा मिला है उसका जो है कुछ ना कुछ तो जो उसका यानी कुछ ना कुछ तो उसकी भूमिका बनती ही है ना इस पैसा लेने में, या किसी भी जो काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसकी भूमिका है ही ना। तो आगे देखो हम क्या कर रहे हैं, आगे कुछ यहाँ पे फिर से प्रसंग आ रहा है कि शेखर का परिवार क्या काम करता है। आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि शेखर का परिवार क्या काम करता है। शेखर का परिवार जो है धान की खेती करता है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि वो दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर क्यों नहीं लगाता, क्योंकि वो खुद काम कर लेता है और अगर दूसरों को लगाएगा तो वो जो है उसको आमदनी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि उसने कुछ पैसा उधार लिया है और खाद बीज जो कीटनाशक जो उसने खरीदे हैं तो उसके लिए जो उसने क्या करना पड़ता है कि उस साहूकार को ही उसको जो है अपना धान बेचना पड़ता है। उसने ऐसा जो है पहले समझौता कर रखा है। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को लिखिए। शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। उनके पास कितनी जमीन है, उनको उधार क्यों लेना चाहिए, यानी उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उनकी कमाई के साधन क्या हैं और उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या कहता है, सुनिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो साहूकार से उसको कर्ज लेना पड़ता है, सही, यानी कह रहा है कि अक्सर ये पैसा बीज खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से उसको कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़ा लग जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। मित्रों एक किसानों की यह पीड़ा बताई जा रही है कि किसान जो होते हैं ना, बहुत एक जो अनिश्चितता की स्थिति में उनको काम करना पड़ता है कि कई बार मान लीजिए बीज अच्छे नहीं है, बीज अच्छे भी हैं तो फसल को कीड़ा लग गया, ठीक है, या फिर वर्षा नहीं हुई, फसल खराब हो गई, तो मित्रों उस स्थिति में क्या करना पड़ता है उनको, जो है उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर जो उनको उधार लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है वो कर्ज के बोझ की तरह दब जाते हैं। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया है। मित्रों वो मैंने चर्चा की, किसान जो है कर्ज तले फिर दब जाता है क्योंकि वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, क्योंकि वो जो है उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि कर्ज इतना हो गया है कि वो जो है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये किसानों की विविधता का मुख्य कारण भी बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी की है। मित्रों कई बार किसानों ने जो है आत्महत्या भी की है, आपको भी इस बारे में जरूर अवगत होगा। आगे फ्रेंड्स अब हम चर्चा करें रामलिंगम और करोत्थमा का यहाँ प्रसंग बताया जा रहा है। तो क्या कह रहा है देखो सुनो। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारी को बेचा जाता है, उससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मित्रों जो रामलिंगम है ना, जिसके पास जो ज़मीन थी खेती की, ठीक है, जिस पर जो है मित्रों जो तुलसी थी वो काम करने जाती थी, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि रामलिंग के पास ज़मीन तो है ही 20 एकड़, उसके अलावा उसके पास क्या है, एक मिल है, ठीक है, चावल की मिल है। वहाँ से वो क्या करता है कि वो जो चावल उसको जो है यानी वो चावल को साफ करते हैं और फिर जो है आसपास के जो व्यापारी हैं उसको वो चावल को बेच देता है, ठीक है। अब देखो मित्रों तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़ो। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं, इसके साथ जो आपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दो। उसके पास कितनी जमीन है मित्रों, 20 एकड़ उसके पास जमीन है। अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है, अपने जमीन पर धान जो उगता है वो अपनी मिल में ले जाता है और मिल में ले जा करके उसको जो है साफ सफाई करके उसकी जो वो बिक्री करता है आसपास के व्यापारियों को। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है मित्रों, उसकी चावल की मिल है, ठीक है, इसके अलावा कीटनाशक बेचने की उसकी एक दुकान है। तो मित्रों इस प्रकार से उसके जो है 4-5 धंधे हैं, जिस प्रकार से वो जो है अच्छी प्रकार से जो है अच्छी कमाई कर लेता है। आगे देखो क्या कह रहा है, भारत के खेती और मजदूर और किसानों की यहाँ पे अब चर्चा की जाएगी कि कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेती और मजदूर है, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई
भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े। यानी मित्रों क्या करा है कि जो कलपट्टू गांव है वहाँ तुलसी के जैसे खेती और मजदूर हैं, ठीक है, शेखर के जैसे छोटे किसान और रामलिंगम के जैसे बड़े किसान भी हैं। और प्रत्येक 5 ग्रामीण जो परिवार हैं उनमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं, यानी प्रत्येक 5 में से 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और वो जो है खेती और मजदूर है, यानी वो दूसरों की ज़मीनों पर काम करते हैं, ठीक है। और कईयों के पास भूमि नहीं है और कईयों के पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े भी हैं। शेखर जैसे छोटे टुकड़े किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही आदत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गाँव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए और हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे लेना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। यानी तो क्या करा है, ये कह रहा है कि भारत में, यानी भारत में अपनी स्थिति की बता रहा है कि भारत के जो 80% जो किसान हैं उनकी हालत यही है कि उनके पास जो है बहुत छोटी ज़मीन है, या तो ज़मीन नहीं है या बहुत ऐसे छोटे टुकड़े हैं कि उनके जो है उस ज़मीन से अपनी आजीविका वो नहीं चला सकते, ठीक है। और कुछ तो जिनके पास, यानी कुछ के पास तो ज़मीन नहीं है, खेती और मजदूर हैं, दूसरों की खेती पर जो है काम करते हैं, ठीक है। और उनकी आजीविका इतनी ख़राब है कि वो कर्ज भी लेते हैं, कर्ज के बोझ तले वो दब जाते हैं, ठीक है। और बहुत सी उनको समस्याएं देखने को मिलती है। और मित्रों 20% जो ऐसे किसान हैं कि उनके पास जो है बहुत बड़ी ज़मीन है, ठीक है, और वो बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक है, जमींदार हैं, ठीक है। और जमींदार होने के अलावा वो जो बहुत से ज़्यादा, यानी बहुत से वो उद्योग धंधे लगा रखे हैं, ठीक है। और यानी बहुत से प्रकारों से जो 20% जो किसान हैं वो जो है क्या करते हैं, बहुत से प्रकारों के माध्यम से जो है बहुत पैसा वो कमाते हैं और इस प्रकार से वो अपनी आजीविका और सुख सुविधाएं लेते हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं मित्रों, बिल्कुल भारत के जो 80% किसान हैं वो गरीब हैं और इसके लिए जो है मित्रों हमने कई कदम भी उठाए हैं। यानी सरकार ने, राज्य की सरकारें हों या भारत की सरकार, बहुत से कदम सरकारें उठाई है। यानी मैंने आपको चर्चा किया था अभी शुरुआत में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार लेकर के आई, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एमएसपी है वो घोषित करती है, ठीक है। और मित्रों बहुत सी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, यानी प्रधानमंत्री किसान, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या और भी ई नाम हो, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार है, या और भी मित्रों बहुत सी योजनाएं सरकार ने किसानों के लिए चलाई है। तो ये जो किसानों के लिए सरकार योजनाएं लेकर के आई है, ये किसानों की जो स्थिति है, जो शुरुआत से किसानों की जो स्थिति खराब है उसको बदलने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। आगे फ्रेंड्स क्या करा है, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। मित्रों बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहा है, कह रहा है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है ना वहाँ किसान खेती तो करते ही हैं, लेकिन खेती करने के अलावा जो है उन्होंने एक अच्छा अपना जो आमदनी का जरिया है वो बना रखा है कि जंगल की जो उपज है, ठीक है, जंगल की जो उपज है वो तो करते ही हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, यानी पशुपालन भी वो करते हैं, जिससे क्या करते हैं कि जो दूध होता है उस दूध को जो वो जो डेयरी होती है उसमें बेच देते हैं। इसके अलावा जो तेंदू के पत्ते होते हैं जिससे कि बीड़ी बनाई जाती है तो उसको वो इकट्ठा करते हैं, महुआ बीनते हैं, ठीक है, और शहद भी वो निकालते हैं और व्यापारी को बेचते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों एक छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से, ठीक है, कि वो अपनी आजीविका चला रहे हैं। आगे देखो क्या करें, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। यानी मित्रों अभी तक हमने यानी किसानों के बारे में चर्चा की और खेती और मजदूरों के बारे में। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक मछुआरों के बारे में कि मछुआरों का परिवार कैसा होता है और मछुआरे जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले बॉक्स की चर्चा कर लेते हैं कि जो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यानी मित्रों जो हम खेती करते हैं, यानी जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं तो उनमें जो खेती की जाती है, ठीक है, तो उसी खेती की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, देखो ये एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चकेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटी छोटी सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। यानी मित्रों ये मैंने जो आपको बात की नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि नागालैंड का गाँव है और वहाँ पर जो लोग सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, यानी जो
यानी जो उनका क्षेत्र है खेती करने का, उसको जो है वो सपाट क्षेत्र में थोड़ा बांट देते हैं और बांट करके वहाँ जो है वो धान की खेती करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उसको जो है यानी धान की खेती करते हैं और उसके माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों तक का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ में के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब एक दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाते। मित्रों, ये कह रहे हैं कि खेत को वो कैसे तैयार करते हैं, उसी की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उनके पास जो है खेत है और वे इकट्ठे होकर जो उस खेत में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो शाम को एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। और ये काम जो है यानी ये जो सिलसिला होता है वो दिनों दिन चलता रहता है। आगे फ्रेंड्स क्या करा है देखो, सुनो, मछुआरे की अभी यहाँ चर्चा की जाएगी। देखो क्या करा है, अरुणा और पारीवेलन की हम कहानी पढ़ते हैं कि पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और केटा मरेन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव है कि इस पक्तियाँ दिखाई देती है। यानी मित्रों कह रहा है कि जो पुदुपेट गांव है वहाँ जो लोग हैं ना वो मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। और उनके घर जो है समुद्र के पास ही होते हैं जिससे वो मछली पकड़ लेते हैं और उनकी एक नाव है केटा मरेन, उसके माध्यम से वो मछली पकड़ते हैं। आगे देखो क्या करा है, सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे केटामैरन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। मित्रों, मछलियाँ उन्होंने पकड़ ली और मछली पकड़ने के बाद वो मछलियों को बेचते हैं। समुद्र के किनारे ज़्यादा गहमागहमी रहती है सुबह 7 बजे, क्योंकि उस समय मछलियाँ खरीदने लोग आते हैं और जो महिलाएं हैं वो मछलियाँ बेचती हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, मेरा पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे केटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए। यानी मित्रों क्या हुआ कि मछुआरों की यह स्थिति अब बयां की जा रही है कि मछुआरे जो है ना बहुत संकट में काम करते हैं, कैसे वो आजीविका चलाते हैं। तो कह रहा है कि जो उसका पति है ना, किसका, वो जो महिला है उस महिला का पति क्या हुआ, महिला का पति है, भाई और जीजा है, तीनों जो है मछली पकड़ने जाते हैं। तो वो उस दिन क्या हुआ कि वो बहुत देर से लौटे, क्योंकि उस दिन जो तूफान आ गया और वो तूफान में फंस गए। अब आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहे हैं आज जो मछलियाँ पकड़ी गई उनमें से मेरे परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ मैंने रख दी और बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल केटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है, ठीक है। मित्रों, ये कह रहा है कि जो हम पैसा कमाते हैं मछलियाँ पकड़ने से, तो उसी की बात की जा रही है कि उसको जो हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं और जो इंजन और जो यानी नाव का जो इंजन है तो उसका जो पैसा मिलता है वो हमारे को मिल जाता है। आगे देखो क्या कह रहा है, नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गाँव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलाम का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। यानी मित्रों ये बात बता रही है कि वो महिला बात बता रही है कि जो है हम जो है मछलियाँ बेचते हैं और मछलियाँ बेच करके जो है हम 12 बजे तक काम निपटा लेते हैं और मेरा पति जो है वो शाम को आकर के क्या करता है कि जो जाल है मछली पकड़ने का उसकी वो मरम्मत करता है, उसको सुलझाते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। यानी मित्रों ये एक बात बयां कर रही है कि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है, यानी जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु जब स्टार्ट हो जाती है तो 4 महीने तक हम जो है किसी समुद्र में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते क्योंकि उस समय मछलियाँ जो है प्रजनन कर रही होती है। तो इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ। यानी मित्रों ये कह रही है कि जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है और हम जब मछलियाँ नहीं पकड़ते तो हमें जो है पैसा उधार लेना पड़ता है और उस पैसे उधार जो हमने लिया है उस पैसे को चुकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर जब हम मछलियाँ पकड़ने जाते हैं वर्षा ऋतु के बाद तो वो मछलियाँ हमें उस उधार जिस व्यक्ति से हमने उधार पैसा लिया उसको हमें मछलियाँ बेचनी पड़ती है, ठीक है। तो और वह कहता है कि हमें जो है एक बार नुकसान भी हुआ क्योंकि जो सुनामी आई उस सुनामी के कारण हमें बड़ा नुकसान हुआ। आगे देखो क्या करा है, स्थानीय बाजार में मछलियाँ बेचती हुई मछुआरी ने, यानी मित्रों ये महिलाएं हैं और अभी हमने चर्चा भी की थी मछलियाँ जो है महिलाएं बेचती हैं तो यह महिलाएं मछलियाँ बेच रही है। आगे देखो क्या करा है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की बात की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और भी क्या क्या आजीविका के साधन होते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम
करके आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, निराई, गुड़ाई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। यानी मित्रों ये एक बात बयां कर रहे हैं कृषि के बारे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो विभिन्न तरीकों से जो है पैसा कमाते हैं। और खेती में कामों की यहाँ चर्चा की जा रही है कि खेत में जो है खेत तैयार करते हैं, रोपाई करते हैं, फिर बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई करते हैं। और हम जो निर्भर रहते हैं फसल के लिए वो हम वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो ऋतुएं हैं तो उन ऋतुओं के यानी ऋतुओं के इर्द गिर्द ही उनका जो है वो यानी जो कमाई होती है वो ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलती रहती है। और मित्रों आगे हम वक्त की चर्चा करें तो शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है, आपको उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर दिखते हैं। यानी मित्रों शेखर और अरुणा की यहाँ बात की जा रही है कि दोनों उधार क्यों लेते हैं, क्योंकि उधार इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास जो है फिर कई बार क्या होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता, तो उस पैसे यानी उस परिस्थिति में उनको परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना, क्या होता है, यह क्या होता है, इससे अरुणा जैसे परिवार को क्या नुकसान होगा। यानी मित्रों जब बहुत बड़ी सुनामी लहरें यानी बहुत बड़ी जब समुद्र में बहुत बड़ी तरंगें उठती है पानी की, तो वही सुनामी होती है जिनकी जो है 10 मीटर से यानी मित्रों 10 मीटर या उससे ज़्यादा भी ऊंची लहरें उठती है। और उसके माध्यम से जो आसपास के जो यानी समुद्र के आसपास जो भी रहते हैं परिवार, तो वो लहरें उनको तबाह कर देती है। और 2004 में सुनामी भी आई थी, तो उसके माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश में पहुंचा था। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें। देखो क्या कह रहा है और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस ज़मीन को जोतते हैं, वह कैसी है। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि कई बार जो है लोगों पर काम का बोझ कम रहता है। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग जो है अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाते हैं। ठीक है, और उनमें जो कई बार समस्याएं पैदा होती हैं। लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, किस किस पर वो निर्भर रहते हैं, कैसे वो ज़मीन जोतते हैं और ज़मीन कैसी है, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। कह रहे हैं कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। ठीक है, यानी मित्रों ज़्यादातर जो किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं और ज़्यादातर किसान जो हैं वो खेतिहर मजदूर हैं। दूसरों की ज़मीनों पर वो काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप देखो आगे क्या कर रहा है, कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेती मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। बिल्कुल मित्रों ये सही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने अभी चर्चा भी की थी कि भारत में 80% परिवार तो ऐसे हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, खेती और मजदूर हैं, दूसरों की ज़मीनों पर वो काम करते हैं, जबकि 20% परिवार ऐसे हैं जो फल फूल रहे हैं यानी जो समृद्ध किसान हैं। ठीक है, उन्होंने चावल की मिलें लगा रखी है। इसके अलावा उनकी ज़मीनें हैं, 20 एकड़ तक उनके पास ज़मीनें हैं। उनकी जो है खाद बीज की यानी खाद बीज कीटनाशकों की दुकानें हैं और भी मित्रों जो है वो विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं। तो मित्रों ये असमानता ही हमारे देश में हमारे को नज़र आ रही है। और मित्रों किसानों की भी यहाँ समस्याएं हमें बयां की जा रही है कि किसान जो होते हैं बहुत ही गलत और बहुत ही अनिश्चित परिस्थितियों में वो जो है खेती करते हैं। कई बार फसल बर्बाद हो गई, बीज ठीक नहीं है, कीटनाशक जो है ज़्यादा छिड़का गया या जो है ज़मीन में जो हमारी फसल हुई इस पर कीड़े लग गए हैं। ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो है कई बार किसानों की फसल चौपट हो जाती है, कई बार जो है उनको उधार लेना पड़ता है, कर्ज के बोझ ले वो दब जाते हैं। तो बहुत सी समस्याएं हमारे देश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट हुआ जिसमें हमने चर्चा की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में कि मछुआरे कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, किसान कैसे चलाते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में आज हमने डिटेल से डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और हाँ मित्रों मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की क्लासेज रेगुलरली अपलोड हो रही है, आप उसको जो है जरूर देखते रहिए। बहुत ही सरल से सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, और नोट्स आप बना सकते हैं, आप जो है डेली जो है उन लेक्चर्स को लेते रहिए। ठीक है, और लेक्चर्स अगर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तो आप जो है मैंने टेक्स्ट भी वहाँ पे जो है यानी क्वेश्चन भी आपके समक्ष वहाँ पे उपस्थित रखे हैं, तो आप उनको भी ये जरूर टेस्ट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा इस एनसीईआरटी बुक का अंतिम लेक्चर है। ठीक है, अंतिम लेसन होगा, शहरी क्षेत्रों में हम आजीविका की बात करेंगे। यानी
अभी हमने चर्चा की गाँव में कैसे लोग अपना परिवार चलाते हैं, कैसे भरण पोषण करते हैं। और मित्रों गाँव में जो है कितनी समस्याएं होती है और शहरों में कितनी समस्याएं हैं, शहर में कितने प्रकार के जो है उद्योग धंधे हैं या कितने प्रकार के रोजगार हैं, उन सभी की हम अगले अध्याय में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।